नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों के साथ सामने आई मारपीट की घटना साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा गर्म होने के पूरे आसार हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। समाज आज असुरक्षित है और भयभीत है। कानूनी फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम का, व्यवस्था का फेलियर है। कमलनाथ जी, सीधी की घटना मेरी जांच कमेटी भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार के समय का वीडियो है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी और दलितों के साथ मारपीट की घटनाएं कांग्रेस के बीजेपी विरोध का प्रमुख हथियार बन चुकी हैं। कांग्रेस लगातार इन घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में आज कमलनाथ आदिवासी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और इन घटनाओं पर शिवराज सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में भी यही मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव का प्रमुख कारण बन सकता है। आज जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रही है घटनाएं, इसका खुलासा भी अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ। जो बड़े बड़े अखबारों में छप जाता है, केवल वो अत्याचार नहीं है। जिलों में, ब्लॉक में, गांव में आदिवासी समाज आज असुरक्षित है और भयभीत है। ये एक बहुत बड़ा केवल कानूनी फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम का, व्यवस्था का फेलियर है। इधर बीजेपी कांग्रेस के रिएक्शन को सियासी हथकंडे की तरह बता रही है। यहां तक बीजेपी ने सीधी पेशाब कांड की घटना को कमलनाथ के कार्यकाल में होना बताकर इसका मुंह कांग्रेस की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। कमलनाथ जी, सीधी की घटना मेरी जांच कमेटी भारतीय जनता पार्टी की और अभी प्रशासन की रिपोर्ट भी आ रही है। मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, आपकी सरकार के समय का वीडियो है 2019-20। इस प्रकार के हथकंडे अपना करके समाज में विद्वेष कैसा फैलाया जाए, ये मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव की बढ़ती नजदीकियों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी सियासी तकरार भी बढ़ गई है। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कोहराम मचा था। अब आदिवासी और दलित मुद्दा गरमाया है। बहरहाल अगले कुछ दिनों में एक्चुअल और वर्चुअल संग्राम के साथ सदन के फ्लोर पर भी इन मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता विकास बोंद्रिया जी जुड़े हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि जब लगातार यहां पर भाजपा ये दावा करती है कि जितनी भी घटनाएं हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के विरुद्ध हुई हैं, वहां बाकायदा कार्रवाई की गई, आरोपियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए, लेकिन फिर कमलनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदिवासियों का हितैषी अब मध्य प्रदेश में कोई नहीं है? और आज तो बाकायदा आदिवासियों के साथ राजभवन भी कमलनाथ पहुंचे थे। सिद्धार्थ जी। देखिए अमित जी, 1996 में जी जी सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी से पूछ रहा है। जी जी सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, जी जवाब दें। सिद्धार्थ जी से प्रश्न है। जी सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। जी जी, अब आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अब। जी जवाब दें। तो अमित जी, 1996 में दिलीप सिंह भुरिया जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कानून को लागू करने के लिए समस्त हिंदुस्तान में एक प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव पारित हुआ था। जी पारित होने के बाद आज मध्य प्रदेश के अंदर वो कानून को लागू नहीं किया गया, उसको लचर कर दिया, तोड़ फोड़ किया गया। जी डाटा पेश करना चाहता हूं। जी 18 साल के अंदर भारतीय पार्टी ने 30,400
सर मैं मध्य प्रदेश बोलकर आए थे, मध्य प्रदेश बोल के आए थे, मध्य प्रदेश बोल के, और जब जब आपको वोट की राजनीति करती हूँ तब आपको दलित याद आते हैं, ओबीसी याद आते हैं, आपको आदिवासी याद आते हैं, पर जनता पार्टी के जो मगरमच्छ है आपने देखा है, आज आदिवासियों की जल जंगल लीड है। और आपको बताऊं मैं, एनसीआर की रिपोर्ट है 13,000 नाबालिग बच्चियां हैं, जिसमें 7,000 बच्चियां हैं, टोटल 14,000 लगभग के करीब है। तो करने क्या आप स्वयं आप जान लीजिएगा, ना के अंदर एक पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है, उसमें नेमावार की घटना आपको सब कुछ संज्ञान में है, सरकार होने के बाद 10 फुट नीचे गड्ढे में गा, आज हफ्ते पहले बोल के आप कि किसी गड्ढे में गाड़ दूंगा, पर आप देखिए उनके भारतीय जनता पार्टी का विधायक का नेमावार वाला, तो ये भी वही है। अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो आपको कांग्रेस के कार्य, पर मैं तो आपको चौंकाने बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा और शिवराज जी की लड़ाई चल रही है, और ये पूरा क्रम बीडी शर्मा जी करा लिया गया था, और करा वीडियो रख लिया गया था कि समय आने पे तो जारी, क्योंकि बीडी शर्मा जी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, तो ये पूरी की पूरी घटनाक्रम में आज में पहले शिवराज जी पता करें या बीडी शर्मा जी पता करें, करें पूरा की पूरी घटना भारतीय जनता द्वारा की गई है, जिनकी अंदरूनी जो लड़ाई है भाजपा, बिहार भाजपा, नरोत्तम बीडी भाजपा, तो इनमें से एक भाजपा है ये पूरा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विकास जी। सिद्धार्थ जी की आवाज हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही, लेकिन उन्होंने कहा कि जब जब वोट की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को, तब तब आदिवासी याद आते हैं, और अब भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है और नुकसान आदिवासियों का हो रहा है। जी विकास जी। ठीक है, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी मेरी आवाज का इको आ रहा है। जी आप अपनी बात रखें विकास जी। जी चेक करवा रहे हैं, आप बात रखें। जी सिद्धार्थ जी केवल एक राजनीतिक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिपक्ष दल है। जी नहीं रखा जो पूर्व के मुकाबले नेगेटिव हो रहा है, जिसके कारण कहा जा सके आज बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, बल्कि रिवर्स। बहुत स्पष्टता से मैं बताता हूँ, आदिवासी क्षेत्रों में जब भी हम जाएंगे तो जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो आपको बेहतर मिलती है। सड़कें की व्यवस्था, टोलों तक व्यवस्था है। बात कर लेंगे हम, बात हम सब कुछ कर लेंगे। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी भाई बहनों की है, मतलब लगभग 2.5 लाख लोग, करोड़ लोग को सुविधाएं मिली, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे बेहतर हुआ, उनके परिवार की आय में कैसे वृद्धि हुई, और ये आदिवासी भाई बहन प्रदेश की नहीं के विकास में किस तरह से बहुत तरह से योगदान दे पाए, इससे आपको पता चलता है। टेलीविजन चर्चा में हम बात कर रहे थे 2002 के लगभग की, समझ में नहीं आ रही। जी सिद्धार्थ जी, मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा एक बार ऑडियो जरूर चेक करा लें। सिद्धार्थ जी को आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। विकास जी, क्या आपको आवाज स्पष्ट मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी बात पूरी करें। आप कह रहे हैं कि आदिवासी, जी सिद्धार्थ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या प्रश्न है? जी आपके पास आऊंगा सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगा। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट?
आपकी आ रही है, विकास जी की आवाज नहीं आ रही है, इको आ रहा है वो। जी जी जी, चेक करवा रहे हैं। विकास जी, आपकी बात पूरी करें। आप कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचनाएं मिलती हैं उस पर बेहतरी हुई है। जी जी, नंबर 1 वो। जी नंबर 2, आदिवासी परिवारों का जीवन यापन जी बेहतर हुआ है। जी व्यक्तिगत जी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। जी 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 चौथा आप देख लीजिए, आबुआ की लेबर, जी मंडला की लेबर भोपाल इंदौर में सड़कों पे घूमती फिरती काम करती दिखती थी। आज जी क्या दिखती, क्योंकि उन्हें ये सुविधा अपने गांव है, में जी अवकाश मिलता है। जी। वहाँ आमदनी के लेकिन जो सवाल है कांग्रेस का, विकास जी, जो कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है वो अत्याचार पर है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के शासन में अत्याचार ज्यादा बढ़े आदिवासियों पर। जी ना, कोई अत्याचार नहीं है जी तलवे करवाए जाते हैं वो अत्याचार नहीं है। यूपी के अंदर अत्याचार नहीं है, लेकिन अपराध हो सकता है उनके खिलाफ। जी इसको क्या मानेंगे, अपराध है क्या ये? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दे। विकास जी कह रहे हैं कि जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो मजबूत हुई है। झाबुआ जैसा जो आदिवासी जिला है वहां पर लगातार उत्थान आदिवासियों का हुआ है और अत्याचार कहीं पर नहीं है। जी जवाब दे सिद्धार्थ जी। जी अत्याचार नहीं है जी, यदा कदा अपराध उनके जी की पीड़ा उन्हें भोगनी पड़ती है। जी, सरकार का तंत्र है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। जी, अपराधी को पकड़ा जाता है और जो पीड़ित होता है उसे सहायता दी जाती है। ठीक है जी। अब देखिए, जब 30% आबादी है जी आदिवासी भाई बहनों की, जी, तो यकीनन एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश बिल्कुल है जी। वो उन प्रदेशों में जिसमें दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, आदिवासी आबादी इतनी है, यकीनन बिल्कुल होते हैं तो वो ठीक है विकास जी। जी ठीक है विकास जी, मैं सिद्धार्थ जी का भी रुख कर लूंगा। सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, विकास जी निवेदन है, हम सिद्धार्थ जी का रुख करेंगे। सिद्धार्थ जी जवाब दें। जी ये नहीं है जी, अब इनका पैमाना कौन अपराध नहीं, पैमाना बता दे रहा हूँ ना मैं। जी पैमाना क्या कहा मैंने? पैमाना होता है कि कौन व्यक्ति, कौन परिवार कैसा समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। जी, वो हमें दिखता है। वहाँ क्या शिक्षा का स्तर हो रहा है, वहाँ क्या स्वास्थ्य की सेवाएं उन्हें उपलब्ध हो रही है। भोपाल के मामलेदार कोई अपराध नहीं है जी, इसको क्या क्या बोलेंगे आप? सिद्धार्थ भाई जी, आदिवासी भाई बहन के साथ व्यक्तिशः अपराध घटित हो जाना, उसकी पीड़ा होना, जी, ये एक अलग विषय है। और व्यापक जिस अत्याचार की बात कर रहे हैं वो तो नहीं नहीं। जी, विदिशा के अंदर एक बच्ची आत्महत्या कर लेती है, एक युवक के साथ 15 साल उसका आत्महत्या कर लेता है, FIR नहीं होती, तो ये अत्याचारी अपराध। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं आपका रुख करूंगा, मैं पीसीआर से भी निवेदन करूंगा एक बार ऑडियो जरूर चेक कर लें। तब तक हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट लाइन में। भूपेंद्र जी, लगातार अब मध्य प्रदेश में यही बहस छिड़ गई है कि आदिवासियों का हितैषी कौन है, कौन उनका मसीहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं सामने आई है इसमें विपक्ष फ्रंट फुट पर है और कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ये घटनाएं आखिर हो क्यों रही है। कार्रवाइयां की गई हैं, इसमें दो राय नहीं है, कुछ जगहों पर कार्रवाइयां देखी भी गई हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो आदिवासी समुदाय है उसकी स्थिति क्या है। क्या जिस तरह से भाजपा दावा करती है उत्थान हुआ है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन वास्तविकता जमीनी स्तर पर क्या है? मौलिक प्रश्न है आपका, और राजनीति में जो अभी चुनावी समर आ रहा है उसमें बहुत ही आवश्यक प्रश्न है जी, क्योंकि आदिवासी का जो वोट है लगभग 1.25 करोड़ के लगभग है जी, और लगभग 68 सीटों में प्रभावित करता है जी, तो ये जो पारंपरिक जो चुनाव थे, जी, जो चुनाव पिछले वर्ष 18 में थे, जी, उन चुनावों में ये वोट बीजेपी से शिफ्ट हो गया था जी, कांग्रेस
ये अगर अपन पुरानी राजनीति के हिसाब से देखें देश की आजादी के बाद, तो ये पारंपरिक वोट रहा कांग्रेस का। लेकिन आदिवासियों का जो वोट अभी शिफ्ट हुआ था 2018 में, तो 2018 में जो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ और कांग्रेस की जिस सत्ता की वापसी हुई, जिसके कारण कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये वोट जो है आदिवासी वोट, और वो ये शिफ्ट होने से हमारी विधानसभा सीटों 68 विधानसभाओं में बड़ा प्रभाव पड़ेगा जी। और उसके लिए उन्होंने जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की, और इस तरह से उन्होंने से बहुत सी योजनाएं जो आदिवासियों के लिए, लगभग उनकी 68 योजनाएं चलती हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए शिक्षा के लिए है, कृषि के लिए, विभिन्न सी योजनाएं। अब जैसी असामाजिक घटनाएं कुछ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वो घट जाती हैं, जैसे अभी एक जो अभी एक बीजेपी का कथित कार्यकर्ता का एक जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद, तो ये जो मुद्दे होते हैं ये विपक्षी की पार्टी को भी एक सार्वगर्भित एक पॉइंट मिलता है, और जिसके तहत वो एक अटैक्शन की मूड में आ जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, और इस समय उनको डिफेंस करना पड़ता है। लेकिन सत्तारूढ़ दल भी जानती है कि उसकी महत्वता कितनी है। तो अभी देखिए उन्होंने बहुत से निर्णय लिए, जैसे राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय जनजाति का, राज्यपाल अंतर्राज्यीय जनजाति का, उस तरह से अभी एक शंकर साय जो विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में है, जो जनजाति के राजा थे, उनके विश्वविद्यालय की भी अभी उन्होंने एक कुलपति को भी नियुक्त किया है। तो ये संदेश दे रहे हैं कि हम लगातार उनके जीवन स्तर के चाहे समसामयिक विषय हो, उनके बारे में, उनके जीवन के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अब वो संदेश किस तरह से जनता में जाता है, वो मतदान में परिवर्तित होता है, ये एक प्रश्न है। लेकिन विपक्ष पार्टी को भी उस चीज के मुद्दों को उठाना चाहिए, और वो उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनका भी जवाबदेही बनती है, उनको भी चुनाव के रण में जाना है, और उस समय उस वोट को उनकी भी आवश्यकता है, और वो चाहते हैं कि जो वोट हमको 2018 में मिला वो पुनः से बीजेपी में शिफ्ट न हो, और इसके लिए वो सारी समझ तैयारी कर रहे हैं। अब इस चीज की होड़ लग जाएगी कि हम हितैषी कौन है, और जो हितैषी साबित करेगा वही मताधिकार का हकदार होगा, असली हकदार, और वही सत्ता की चाबी की कुंजी प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पे जनजाति 26% आबादी का है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है, और उसके पास सत्ता की जाने की चाबी भी है। तो इसलिए दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर उनके लिए अपने अपनी रचना बना रही है, उनके लिए चुनाव रणनीति बना रही है, और इसके परिणाम को वो चुनावी समर में अपना उपयोग करें। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये आगे किस तरह से ये रणनीति होता है और इसमें किसको सफलता प्राप्त होती है। ठीक है सिद्धार्थ जी, कल से तो विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, और आज तो कमलनाथ भी राजभवन पहुंचे थे आदिवासी विधायकों के साथ। कांग्रेस किस तरह से आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उन्हें अब विधानसभा के पटल पर रखने जा रही है? सिद्धार्थ जी, देखिए अमित जी, ना केवल विधानसभा जी, तो सदन से संसद तक आएंगे जी, हम मध्य प्रदेश से संसद तक भी जाएंगे जी, हम राज्यपाल के पास जी, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाएंगे जी। और तो अभी आप देखिए, अभी बुल्लर जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें करी जी, और मेरे साथ विकास भाई भी बैठे हुए हैं जी। मैं इनको एक जो आदिवासियों का विकास का एक इनका जो मॉड्यूलर है वो बताना चाहता हूँ जी। 4850 के करीब आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए गए जी। ये क्या है? ये विकास है? ये कहीं ना कहीं दलितों के खिलाफ या दलितों को आगे नहीं बढ़ने का जी। एक प्रारूप भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया हुआ है जी। और अभी आप देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग का 60% केंद्र से जो राशि आती थी, जो वजीफा आता था, वो बंद कर दिया है जी। और अभी बात कर 10,000 के करीब लगभग विद्यालय बंद हो गए जी। और हमारे यशस्वी मामा शिवराज जी ने क्या बोला था जी, आपको याद होगा चुनाव में जी, अलीराजपुर में, झाबुआ में, कि मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस दूंगा जी। तो मतलब आप कहीं ना कहीं उनकी तरह से उनको वंचित कर रहे हैं और आप उनको शराब बेचने के लिए, शराब बना के शराब बेचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये तो आदिवासी प्रेम दिख रहा है जी। और जब कभी कोई टंटिया मामा की जयंती आती है या अन्य कोई वीर पुरुष या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आती है, तो सबसे पहले इवेंट बनाने में हमारे मामा का जो एक ड्रामा है ना, वो तुरंत काम करता है। तो ये आज जनता और हमारे आदिवासी भाई बहन जान चुके हैं कि मामा का ड्रामा अब समाप्ति की ओर है 23 में। और जो आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, आप देखिए 250 किलोमीटर दूर से राखी नाम की, रेखा नाम की जो बालिका थी, वो नेमावार से आती है, तो हमारे ड्रामाबाज मामा उनसे मिलने से मना कर देते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ बच्चियां, जो आदिवासी बच्चे आए थे, करीब
250-500 के करीब बच्चे आए थे और उन्होंने बोला था मामा हम भी है ना कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। तो उनको बसों में भर के 70 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है। तो ये चाल चरित्र चेहरा भाजपा का है, ये उजागर हो गया है और ये वही बीडी शर्मा जी हैं, इन्हीं का वो कार्यकर्ता है। मैं तो आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश के गृह मंत्री का काम होता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और मुख्यमंत्री का काम होता है प्रदेश की जनता का खुशहाली करना, उनका ध्यान रखना। प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसका काम होता है कि उसके संगठन के अंदर उसके कार्यकर्ता ने अगर कोई गलती की है तो उसको जाके उसको दुरुस्त करना। और बीडी शर्मा जी को सर्वप्रथम उस आदिवासी के पैर धोने थे, उस भाई के, और आदिवासी के पैर धोके और अपने माथे पे लगाना था, क्योंकि वो उनका कार्यकर्ता है। जो काम शिवराज जी ने किया वो बीडी शर्मा जी को करना चाहिए था। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमें जवाब दें, विकास जी जवाब दें सिद्धार्थ जी के आरोपों का। जी देखिए, सिद्धार्थ जी भी वही बातें कह रहे हैं जी। अब ये अलग बात है कि जो प्रसंग प्रेरणा और समाज को प्रेरित करने के लिए किए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति समाज को उत्साहित करने के लिए और उनके उनसे जो एक दूर दुराव की पुरानी मानसिकता थी, अगर कुछ लोगों में बची कुची रह गई हो तो वो कैसे हतोत्साहित हो। इसलिए शिवराज जी की ये सरकार लगातार आदिवासी संबद्ध कार्यक्रम करती है ताकि एक माहौल बन सके समाज में सकारात्मक रूप से। अब हम उसे सकारात्मक कार्यक्रम बता रहे हैं, ये उसे ड्रामा कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि उसकी भारी मन मस्तिष्क के ऊपर भारी छाप पड़ती है और समाज में उस कारण से सरकारी विकास कार्यों के अलावा जो सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है वो माहौल बन रहा है। मनाते हैं, लेकिन वही एक जो संरक्षणकर्ता माना जाता था आदिवासियों का, उस एक बड़े विभाग को आपने बंद कर दिया। कोई विभाग बंद नहीं हुआ है, सब विभाग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। नामों का परिवर्तन हो सकता होगा, कई बार कई कार्यक्रम एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित हो जाते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी संभालने लगता है, इतना अंतर हो सकता है। बाकी सब जनजाति, भाई भारतीय जनता पार्टी अगर गरीब का विकास नहीं करेगी तो और कौन करेगा। वो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी गरीबी खत्म कर नहीं पाए, नारा भले वो सन 70 से देते रहे होंगे। तो जो मैं बात गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कम से कम आप इनको दिखाने के काबिल तो हो जाएंगे अगली डिबेट में। कोई अपराध हुआ है तो उसमें वो अपराधी की धरपकड़ इसी भाजपा की सरकार ने की, उसको सजा दी और जो पीड़ित था उस व्यक्ति को सहायता दी। बताइए आप, इससे बेहतर जन कल्याण क्या कहीं हो सकता है? अच्छा, मैं तो एक ही बात कह, नंबर 1, सन 2020 का ये वीडियो जिस वक्त कमलनाथ जी की सरकार थी, अब जाके वायरल हुआ। इसमें 2 काम हो गए। एक तो उस वक्त की सरकार के वक्त ऐसा काम होता है, ऐसे अपराध घटित होता है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी या कार्यकर्ता क्या कमलनाथ जी का था क्या कांग्रेस का था? वो विधायक प्रतिनिधि था कि नहीं था, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। करने के लिए कुछ लोग उस वीडियो को वायरल करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने अमित जी ये तो बीडी शर्मा जी करवा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, शिवराज जी को खत्म करने के लिए, डाउन करने के लिए। इसलिए इसकी जांच करा लीजिए। अरे सरकार की जांच करा लीजिए, उसमें बीडी शर्मा जी का नाम नहीं आए तो आप जो कहेंगे वो करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना है और सामाजिक परिवर्तन का भी रुख कर लेंगे। जी भूपेंद्र जी, अब चूंकि कल से सत्र भी शुरू हो रहा है, हाल फिलहाल में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा आदिवासी इस सत्र का बनेंगे और आने वाले चुनाव का? देखिए, सत्र तो 10 तारीख को शुरू होने वाला था और हम लोगों को 3 तारीख को ऐसी खबरें आ गई थी कि सत्र एक दिन बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी लाडली लक्ष्मी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका 10 तारीख को उनको पैसा डालना है, तो एक दिन तो उन्होंने वैसे सत्र बढ़ा। और दूसरी सूचना ये है कि सत्र में उनके जो 5 विधेयक आने हैं और कुछ अनुपूरक बजट वगैरह जो उनको पेश करने हैं, बस वही हंगामे के बीच में खत्म हो जाएगी। सदन में तो कुछ काम नहीं, मुझे तो लगता है कि 2 दिन में ही सदन की कार्रवाई जो 5 दिन की रखी गई है 2 दिन में ही समेट के रह जाएगी। अब तो ये चुनावी समर है, अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और टिकट की घोषणाएं अतिशीघ्र करेंगे, जिससे वो तैयारी करें। और ये राजनीति
तो चलेगी ही, क्योंकि उस चीज के, लेकिन उनका जो विपक्ष का, कांग्रेस का जो इश्यू उठाया था, लेकिन उसका काउंटर शिवराज जी ने बड़ा तगड़ा कर दिया। उन्होंने उसको बुला के आदिवासी वाला को पैर छूना और ये इस तरह के मैसेज देना, वो तो बिल्कुल मामला ही ठंडा कर दिया। लेकिन अपने स्तर पे इन लोगों को विधानसभा में जहां हैं और सामाजिक समरसता के देखते हुए और इस अपेक्षित वर्ग को, इनकी समस्याओं को उठा के लाना चाहिए और वहां पे इशू बनाने चाहिए। और जो इशू राष्ट्रीय स्तर के हों और जो और जिस स्तर की हों, उस स्तर पे उनको उठा के लेके जाना चाहिए। हमारा तो ये है कि ये जनसेवक है, और चाहे पार्टी किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो, लेकिन हमारा मोटो तो सही देता है कि व्यक्ति की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के पास हमारी सेवाएं और संसद की योजनाएं जाएं और उनको मुख्य लाइन पे, पंक्ति पर ला सके, मुख्य धारा में जोड़ सके। इसलिए इनका प्रयास होना चाहिए। हमारा तो यही संदेश रहेगा कि ये दोनों पार्टी इसी संगठन में काम करें और ये काम आगे बढ़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो जनहित के विषय हैं वो जरूर सदन में रखे जाएं, और चूंकि अब इस कार्यकाल का आखिरी भी सत्र होगा तो सबकी निगाहें होंगी कि कितने विधेयक इसमें पारित होते हैं, कितनी सार्थक चर्चा इसमें हो पाती है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आदिवासियों का बड़ा हितैषी कौन है, और राजनीति से इतर नहीं बल्कि एक संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ इस पर सोचने की हमें आवश्यकता है। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदिवासी समाज आज सुरक्षा Oh,